हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अणुसंख्यक गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें आपने ये जाना कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा प्योर सॉल्वेंट के सापेक्ष सॉल्यूशन कौन सा जिसमें अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ हो, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी जल पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो अगर उसमें शक्कर या नमक कुछ मिला दिया जाए तो वो 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, बॉयल होगा। ठीक है, आज हम आपने ग्राफ वगैरह बाकी सब भी पढ़ा, ठीक है ना। आज हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन के बारे में। हिमांक में अवनमन इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। तो हिमांक में अवनमन को जानने से पहले, जैसे क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पहले हमने क्वथनांक को जाना था, वैसे ही हिमांक में अवनमन को जानने से पहले हम आज हिमांक के बारे में पढ़ेंगे। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ फ्रीज होता है। फ्रीज होने का मतलब वो हिमकृत होता है ना, जिस पर वो जम जाता है, जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, वह ताप, वह उसका हिमांक कहलाता है। तो एक सामान्य परिभाषा अगर हम बोलें तो वो ये है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हिमकृत होता है या जम जाता है। सामान्य भाषा में बता रहा हूँ मैं, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा इसकी क्या होगी? किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक में क्या था? उसका वाष्प दाब उसकी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और हिमांक क्या है? जब द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं हिमांक। तो हिमांक आपको पता लग गया होगा, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड ठोस अवस्था में बदल जाता है या हिमकृत हो जाता है या जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब हम तुलना कर रहे हैं शुद्ध विलायक का हिमांक, और अगर हम उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला करके विलयन बना दें उसका हिमांक, तो दोनों में क्या चेंज आएगा? हिमांक घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा और क्यों होगा? ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी, लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हमको एक डायग्राम से समझना पड़ेगा जो आपके सामने प्रदर्शित है। देखिए, इस डायग्राम के अंदर ये है, ये शुद्ध विलायक है, ये है विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0, तो विलयन का है PS। और हम ये पढ़ चुके हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी PS देखो नीचे की तरफ है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ तक खींचूँ इसको, ये जो डिफरेंस है ये कमी है वाष्प दाब में अवनमन, है ना। वाष्प दाब में अवनमन हुआ ये। अब हिमांक किसको कहते हैं? हिमांक उसको कहते हैं जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब है PO डैश या P0 डैश, और इसमें विलयन का ठोस अवस्था का वाष्प दाब है PS डैश। अब देखिए, जिस तरीके से द्रव अवस्था का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का P0 था और विलयन का PS था, PS कम था P0 से, इसी प्रकार से PS डैश भी कम होगा PO0 से या P0 डैश से, है ना। तो P0 डैश से PS डैश का मान हमेशा कम होगा। ठीक है, यहाँ तक हमको जानकारी हो गई। अब हमको P0 से P0 डैश तक लाने में इतना ठंडा करना पड़ रहा है, जबकि PS से PS डैश में इतना टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये गैप ज़्यादा बड़ा है इस गैप से,
इसका मतलब इसमें ज़्यादा ठंडा करना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा ठंडा करना पड़ रहा है विलयन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन को ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, यानी इसके हिमांक में कमी आ गई। और हिमांक में आने वाली इस कमी को ही हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक है TF0, शुद्ध विलायक का हिमांक है TF0, विलयन का हिमांक है TFS, तो ऑब्वियसली TFS TF0 से कम होगा। ये रहा TFS TF0 से कम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं TF और TS के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं हम हिमांक में अवनमन। अब यहाँ पर जो TF0 माइनस TFS, ये जो है इनका जो अंतर है, हिमांक में जो कमी आई है, उसी को बोलते हैं हम हिमांक में अवनमन। अब प्रश्न ये उठता है कि हिमांक में अवनमन होता क्यों है। समझ में आ गया ना। तो हिमांक का अवनमन आप एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप शुद्ध जल, हमारा प्योर वाटर होता है जिसमें हमने कुछ नहीं मिला है, केवल जल है, उसको अगर हम फ्रीज के अंदर रखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, हिमकृत होता है, फ्रीज होता है। लेकिन अगर उसमें हमें शक्कर मिला लूँ तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। इसका मतलब अगर हम उन दोनों विलयनों को शुद्ध विलायक शुद्ध जल और चीनी मिला हुआ जल दोनों को एक साथ एक कटोरी में रखें हम फ्रीज में, तो सबसे पहले कौन जमेगा? शुद्ध जल जमेगा। और शक्कर मिला हुआ जल इसलिए नहीं जमेगा क्योंकि उसका हिमांक क्या हो गया? कम हो गया। तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, 0 से कम डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। ये इसकी खासियत है। यह है हिमांक में अवनमन। तो ये जो 0 और 0 से कम डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। यानी इतनी कमी हुई, प्योर वाटर था, प्योर वाटर के अंदर हमने शक्कर मिलाई तो उसके जमने के टेम्परेचर में जितनी कमी आई उसको ही हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, यानी लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हुआ क्यों भाई? हिमांक में अवनमन क्यों हुआ? तो हिमांक में अवनमन क्यों हुआ इसको जानने के लिए हमको वापस जैसे क्वथनांक की तरह जानना पड़ेगा वाष्पदाब अवनमन में। तो हम जानते हैं कि विलयन का वाष्पदाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, अतः इनकी ठोस अवस्था का वाष्पदाब भी शुद्ध विलायक की तुलना में कम होगा, जैसा कि हमने ऊपर के डायग्राम में देखा है ना भाई। द्रव अवस्था में वाष्पदाब जो है शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का कम होता है। इसी प्रकार से ठोस अवस्था का वाष्पदाब भी शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का कम होगा। अब चित्रानुसार ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर लाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन को अधिक ठंडा करना पड़ता है। हमने जो डिफरेंस देखा था, यहाँ पर जो डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है इसको कम ठंडा करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम हो गया है ना। तो यही कारण है कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली ये जो कमी है इसी को कहते हैं हम हिमांक में अवनमन। एग्जाम्पल दे रखा है, शुद्ध जल का हिमांक होता है 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके अंदर 5% शक्कर मिला दी जाए तो उसका हिमांक हो जाएगा 269.06 केल्विन, या केल्विन लिखना भूल गया हूँ मैं, या कह सकता हूँ मैं -4.08 डिग्री सेल्सियस। कम हो गया है ना। तो ये 4.08 डिग्री सेल्सियस क्या है? हिमांक में कमी आई। इसी को बोलते हैं हम हिमांक में अवनमन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अब हम देखते हैं हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब में अवनमन में क्या संबंध है ना। इसको हम ग्राफिकल मेथड से, मैथमेटिकल प्रोसेस से हम इसको सिद्ध करेंगे, है ना। वैसे तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, वाष्पदाब में कमी हुई तो हिमांक में कमी हुई, सीधी सी बात है ना। और वाष्पदाब में जितनी ज़्यादा कमी होगी हिमांक में उतनी ही ज़्यादा कमी होगी। ये तो एक थ्योरेटिकल बात हुई, इसको मैथमेटिकल रूप से सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने 3 प्रकार के विलयन लिए। एक में शुद्ध विलायक, दूसरे में विलयन 1 और तीसरे में विलयन 2। ठीक है। विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 से अधिक है, यानी मैं अगर 3 पात्र लूँ, 3 में बराबर बराबर जल की मात्रा लूँ, एक में शुद्ध जल लूँ, एक में 10 ग्राम शक्कर मिलाऊँ, दूसरे में 20 ग्राम शक्कर मिलाऊँ, है ना। तो एक तो हो गया शुद्ध विलायक, और जिसकी सांद्रता कम है, जिसमें कम शक्कर घुली हुई है, वो तो है विलयन 1, और जिसमें ज़्यादा शक्कर घुली हुई है, जिसकी सांद्रता अधिक है, वो है विलयन 2। ऐसे मैंने 3 प्रकार के सॉल्यूशन लिए और उनके हिमांक और उनके वाष्पदाब के बीच में मैंने ग्राफ खींचा। तो हिमांक टेम्परेचर और वाष्पदाब के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, है ना, तो हम इसमें उल्टा चलेंगे ना। टेम्परेचर कम करते जा रहे तो ग्राफ आएगा ये इस तरीके से, यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से ये आएगा, इसका इस तरीके से आएगा, इसका इस तरीके से आएगा, ऐसे ग्राफ हमको मिलेंगे, है ना। अब हम जानते हैं ताप घटाने पर वाष्पदाब में कमी आती है। तो ताप घटा रहे हम, इधर से इधर चल रहे हैं, तो ग्राफ भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, स्पष्ट है, ठीक है ना। अब ठोस अवस्था का वाष्पदाब इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, ये ठोस अवस्था का वाष्पदाब ये है। शुद्ध विलायक के लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर। तो जब ये यहाँ से घटते घटते आया और यहाँ पर आ गया तो ठोस अवस्था का वाष्पदाब को प्राप्त हो गया। इस पर जो टेम्परेचर था वो कहलाया TF2, विलयन 2 का। शुद्ध विलायक का ये रहा, ये आया TF, ये आया TF1 पर। तो हमको तीनों के हिमांक प्राप्त हो गए, TF, TF1 और TF2। आप देख सकते हैं ग्राफ में आसानी से, TF का मान ज़्यादा है, सबसे बड़ा ज़्यादा, उसके बाद TF1 और TF2। यानी शुद्ध विलायक जिसमें कोई विलय नहीं घोला गया, उसका हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाई हमने, कुछ सांद्रता का, तो हिमांक में कमी आई, वाष्पदाब में भी कमी आई, तो हिमांक में भी कमी आई। और जिसमें हमने ज़्यादा शक्कर मिलाई, जिसकी सांद्रता अधिक है, तो वो उसका हिमांक और ज़्यादा कम हो गया, ये TF2। ठीक। अब जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है हमको, जैसे जैसे टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, वाष्पदाब भी कम हो रहा है और हिमांक भी कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब में अवनमन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए 2 प्रकार के त्रिभुज लेते हैं जो कि समरूप हैं। समरूप त्रिभुज समझते हो आप, उनका आकार अलग हो सकता है लेकिन जो एक जैसे, जिनमें भुजाओं का अनुपात एक जैसा है। तो देखते हैं अपन त्रिभुज ABD, ये ABD, और त्रिभुज ACE, ये ACE, ये 2 त्रिभुज है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो जैसा कि हमने क्वथनांक के उन्नयन में सिद्ध किया था, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, AD अपॉन BD, ये अनुपात जो है वो AE अपॉन CE इसके बराबर होगा। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। अब हमने इसको पक्षांतर करके कर दिया, BD अपॉन CE बराबर AD अपॉन AE। BD क्या है, BD है TF माइनस TF1। देखते हैं, देख, BD, ये रहा BD। अब BD क्या है, यहाँ से यानी इस दूरी में से इस दूरी को घटा दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है TF और ये है TF1, तो ये हो जाएगा TF माइनस TF1, TF माइनस TF1। CE क्या है, CE इसी प्रकार से TF, यहाँ से यहाँ की TF, इसमें से इसको घटा दो, ये कितनी है TF2, तो TF माइनस TF2 हो गया CE।
ठीक, अब एडी, एडी एडी देख लो, एडी क्या है, ये एडी, एडी क्या है, एडी है पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी वन। इसी प्रकार से ए ई, ये ए ई, ए ई क्या है भाई, इसमें से इसको निकाल दो, ये तो है पी नॉट और ये है पी टू, तो पी नॉट माइनस पी टू। ठीक है, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया वो ये आया, यानी टी एफ और टी एफ वन का डिफरेंस डेल्टा टी एफ वन, टी एफ और टी एफ टू का डिफरेंस डेल्टा टी एफ टू, ये किसके बराबर है, इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ वन है वो डेल्टा पी वन के समानुपाती है और डेल्टा टी एफ टू डेल्टा पी टू के समानुपाती है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ जो है वो डेल्टा पी के समानुपाती है। अतः हम आराम से कह सकते हैं कि वाष्पदाब में जो कमी है वो हिमांक में अवनमन के समानुपाती होती है। लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्पदाब में जितनी ज़्यादा कमी होगी हिमांक में भी उतनी ही ज़्यादा कमी होगी। बस ये हमको बताना था, तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। अब मेन चीज़ ये आती है कि हिमांक में अवनमन से से विलेय का मोलर मास कैसे निकालें या अणुभार कैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें हमको हिमांक में अवनमन दिया होता है या फिर हिमांक दिया होता है और हमको निकालना पड़ता है सॉल्यूट का मोलर मास या अणुभार। तो जैसा कि हमने क्वथनांक के उन्नयन में किया था, यहाँ पर भी हम राउल्ट के नियम से चलेंगे। राउल्ट के नियम से वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय को हमेशा बी लेते हैं, विलायक को ए लेते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को मैं खोल करके लिखूँगा, क्या है, बी के मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, मोल भिन्न क्या होगी, ये मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या है एन बी, कुल मोलों की संख्या है एन ए प्लस एन बी। लेकिन अगर विलयन बहुत तनु हो तो एन बी इज़ लेस देन एन ए। एन बी इतना कम है एन ए से कि एन ए प्लस एन बी को मैं एन ए लिख सकता हूँ। यहाँ बी नेग्लिजिबल है, एन बी नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि मैंने एन ए प्लस एन बी को लिख दिया एन ए। ठीक, अब एन बी को मैं लिख सकता हूँ, एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो गई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, और पी नॉट माइनस पी एस क्या हो गया, वाष्पदाब में कमी। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी, ये इक्वेशन से मैं इस पे आ गया, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। ठीक, इस डेल्टा पी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था, डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 से इसकी वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती हो जाएगा पी नॉट डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। समानुपाती का अगर मैं चिन्ह हटाऊं तो उसकी जगह आ जाएगा स्मॉल के। ये स्मॉल के है समानुपाती स्थिरांक।
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, कभी भी कोई भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह कोई न कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहाँ पर ये स्मॉल के है, ठीक है। और इस प्रकार जो समीकरण मिला वो है हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक। चलो अब समीकरण 3 में हम देख रहे हैं, एक तो ये स्मॉल के, एक है पी नॉट, है ना, स्मॉल के, पी नॉट और एम है विलायक का मोलर मास, विलायक का मोलर मास। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। डब्ल्यू बी तो क्या है, विलय की मात्रा, ये पता नहीं हमको, विलय की मात्रा कभी स्थिर नहीं रहेगी, अलग अलग होती है। एम बी है विलय का मोलर मास, ये तो हमको निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की मात्रा, ये भी निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकती है। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। के, पी नॉट और एम ए, इन तीनों की जगह, के, पी नॉट और एम ए, इन तीनों की जगह हम एक नया स्थिरांक रखते हैं जिसे लिखते हैं हम कैपिटल के। क्या लिखते हैं, कैपिटल के। तो अब हम इन तीनों की जगह समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के पी नॉट एम ए की जगह रख दिया हमने कैपिटल के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है। इस के को किसकी जगह रखा हमने, इन तीनों की जगह रखा, ठीक है। तो इन तीनों को रिप्लेस करके हमने क्या रख दिया, के रख दिया। इस कैपिटल के को हम बोलते हैं अवनमन स्थिरांक या डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हिमांक बिंदु स्थिरांक, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये कैपिटल के की वैल्यू है, ठीक। अब इसका जो सूत्र है कैपिटल के का, उसमें आ रहा है के पी नॉट एम ए, यानी ये विलायक के मोलर मास पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये जो अवनमन स्थिरांक है ये केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट चाहे कोई भी हो, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब हमको इस के को परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, इसको अगर मैं 1 कर दूं तो डेल्टा टी एफ बराबर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही तो इसको परिभाषित करने का तरीका है। इसको 1 कर दूं मैं, इसको 1 कैसे करूंगा देखना। अगर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1 मोल हो और डब्ल्यू ए बराबर 1 ग्राम हो तो ये हो जाएगा, ये 1 कर दिया मैंने। इसको परिभाषित कैसे करूंगा मैं, देखना। किसी अवाष्पशील विलय के 1 मोल को, ये 1 मोल को विलायक के 1 ग्राम में, विलायक के 1 ग्राम में विलय करने पर हिमांक में उत्पन्न अवनमन, ये हिमांक में होने वाला अवनमन डेल्टा टी एफ जो है हिमांक अवनमन स्थिरांक कैपिटल के कहलाता है। लेकिन आप सोचिए, जैसे क्वथनांक में उन्नयन आपने पढ़ा था, वहाँ पर भी अपन ने यही किया था, 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव है क्या? 1 मोल ज़्यादा है, 1 ग्राम कम है, ज़्यादा को कम में कैसे घोल सकते हैं? तो ये व्यवहारिक रूप से और प्रायोगिक रूप से ये संभव नहीं है। इसीलिए विलायक का भार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम लेते हैं, जिससे सांद्रता को मोललता या मोलेलिटी में व्यक्त किया जा सके। मोलेलिटी आपने पढ़ा था इस लेसन में, स्मॉल एम, जिसकी यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, 1 मोल विलय के 1 मोल विलायक के 1000 किलोग्राम में घुले हुए हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर के नहीं होकर के हो जाएगा के बटा 1000, क्योंकि डब्ल्यू है अब 1 नहीं है, डब्ल्यू है 1000 ग्राम, इसलिए यहाँ पर लिख दिया के बटा 1000। हाँ, अब ये जो के बटा 1000 है, ये एक नया स्थिरांक बन गया जिसको बोलते हैं के एफ, और इसका नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हिमांक मिति स्थिरांक। तो इससे सूत्र आया कैपिटल के बराबर 1000 इंटू के एफ। कैपिटल के जो है
वो KF का 1000 गुना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 से K का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, पहले क्या था, KWB अपॉन MBWA, K की जगह रख दिया 1000 इंटू KF, तो सूत्र क्या बन गया, हिमांकमय अवनमन क्या होता है, 1000 इंटू KF इंटू WB, WB क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में, अपॉन MB विलेय का अणुभार इंटू WA विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक, तो डेल्टा TF बराबर KF को मैं अलग ले लूँ और इसको मैं यूँ लिखूँ WB अपॉन MB इंटू WA 1000 बटा WA। इसका मतलब ये तो हो गया मोलों की संख्या और ये हो गया विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये इसको मैं कह सकता हूँ मोललिटी, क्या कह सकता हूँ, मोललता। इसलिए इस पूरे को हटा करके अगर मैं यहाँ पर मोललता का प्रतीक लिखूँ तो सूत्र बन जाएगा डेल्टा TF हिमांक में अवनमन जो है वो हो जाएगा KF इंटू M। M कहाँ है, M क्या है, मोललिटी, मोललता, यहाँ लिख रखा है। KF है मोलल अवनमन स्थिरांक और ये है मोललता। अगर KF को परिभाषित करना हो तो इसको 1 कर दो, M बराबर 1 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही किया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ, देखना, यदि अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होने वाला हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और इस सूत्र से मैं लिख सकता हूँ सीधा यहाँ पर डेल्टा TF हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता सांद्रता की इकाई है। सांद्रता का मतलब है विलेय की मात्रा या विलेय के कणों की संख्या, और चूंकि हिमांक में अवनमन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब ऊष्मा गतिकी द्वारा वांठ आपने ये आपको रटना पड़ेगा, कहाँ से आया, इसमें अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है इसलिए आपको रटना पड़ेगा कि KF की वैल्यू दे रखी है AMR/TF स्क्वायर अपॉन K 1000 इंटू डेल्टा H गलन। इसमें M है विलायक का मोलर मास, TF है शुद्ध विलायक का हिमांक केल्विन में, TF है, ठीक है, डेल्टा H गलन है गलर की मोलर गुप्त ऊष्मा जूल प्रति मोल में, और R है गैस स्थिरांक 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में। ठीक है, अब इतना सब आपने देखा, यहाँ तक अपन आ गए, रिलेशन भी हमने देख लिया कि डेल्टा TF और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, सब हमने देख लिया। इतने सब में इम्पोर्टेंट क्या है, आप कहोगे सर इतना कठिन 3 नंबर का तो पार्ट है और हम क्या क्या याद रखें, तो आपको एग्ज़ाम में इतना सारा ये केवल समझने के लिए है आपके पास कि ये कहाँ से आया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना सब याद नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको केवल इतना याद रखना है जो मैं नीचे बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में जितनी कमी होगी हिमांक में उतनी ही कमी होगी। दूसरी बात, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, मोललता, मोललिटी। तीसरी बात, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू M, जहाँ KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय के अणुभार और हिमांक के अवनमन के बीच के संबंध निकालना है, तो आप इस M को खोल लीजिए जो कि मोललता है। और मोललता की परिभाषा बहुत सरल है, आप इजीली लिख सकते हैं। मोललता की परिभाषा क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में WB अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन MB, तो WB अपॉन MB क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में, तो अपॉन विलायक की मात्रा कितनी, WA ग्राम में। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, WA बटा 1000, तो ये 1000 आ जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो सूत्र बन जाएगा ये। अब हमको निकालना है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है MB, तो ये M चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। सूत्र क्या बन जाएगा, MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र।
तो बहुत ही इजी है। हमको केवल ये इतना सा पोर्शन, इतना तो याद कर ही सकते हो यार। वो तो समझने के लिए था पूरी थ्योरी, उसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में केवल इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ये ठीक है। और भी इसके साथ कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर KF मोलल अवनमन स्थिरांक नाम है इसका, इकाई इसकी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। KF की आपको परिभाषा पूछ सकते हैं। KF की परिभाषा क्या होगी कि अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होने वाला हिमांकमय अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और एक ये वो वान हाफ ने जो सूत्र दिया था वो जरूर याद रख लेना, KF बराबर MRTF² इंटू 1000 इंटू डेल्टा H। तो ये था आपका हिमांकमय अवनमन। आपको ये लास्ट का जो पोर्शन है बस एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इतना ही याद करना है बस। बाकी का जो मैंने आपको आज पूरे चैप्टर में समझाया वो आपके केवल समझने के लिए है, जानने के लिए है और गहराई तक इसके बारे में पूरा ज्ञान लेने के लिए है, न कि एग्ज़ाम्स के लिए है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपको मैंने जो लास्ट में पोर्शन बताया, आप एग्ज़ाम में केवल उसी को याद रखिए, वही आएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्मों के सारे प्रश्न हम एक साथ करेंगे जिससे कि हम कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं आपको अभी केवल हिमांक के अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा या केवल क्वथनांक में उन्नयन से कराऊंगा तो आगे वांटाफ गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो हम इससे रिलेटेड, अभी हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट में ज़रूर करेंगे और आपको सब समझ में आएगा। केमिस्ट्री की शर्त एक ही है बच्चों, इसको बार बार पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जुनून से पढ़ो, बस इसके सिवा कोई शर्त नहीं है। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको आपका अटेंशन चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है, ये आपका अटेंशन मांगती है कि आप इसको कितना पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं हर वीडियो के साथ में कोशिश करूँगा कि अभी कुछ पे मैंने डाले हैं टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने की, जिससे आप अपने स्वयं को चेक कर सकें कि आपके कितने नंबर आए, है ना। तो मैं आपको उसका लिंक भेजूँगा, वो लिंक खोल करके आप चेक कर लीजिए सबका। तो अभी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं हर टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चूज़ करने वाले वो आपको भेजता रहूँगा। आप उससे भी आप अपने स्वयं का निरीक्षण करते रहिए। और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, 3 अनुसंख्यक गुणधर्म हमारे हो चुके हैं। हम इसके बाद परासरण दाब करेंगे और उसके आगे का बहुत ही अंतिम मंजिल तक हम पहुंचने वाले हैं हमारी इस लेसन की। इसलिए आप बने रहिए, आगे के 2 वीडियो और देखिए, 2 या 3 वीडियो, और इस लेसन को समाप्त कीजिए। धन्यवाद।